हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम इसमें हर एक बात को एनालाइज करेंगे, चाहे उसकी विशेषता हो, कारण हो, प्रकार हो, उद्देश्य हो, लाभ हो, हानियाँ हो, हर बात का एनालाइज हम यहाँ करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी है, असेसमेंट बना रहे हैं उनके लिए भी है, इवन कि जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मायने महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। देखा जाए तो निजीकरण हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ आया है निजीकरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें यहाँ निजीकरण का, तो कहते हैं निजीकरण या निजी क्षेत्र का अर्थ। सबसे पहले तो हमें अर्थ जानना पड़ेगा कि निजीकरण का अर्थ होता क्या है, यानी प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो निजी क्षेत्र या निजी उपक्रम से आशय ऐसी औद्योगिक, व्यापारिक या वित्तीय इकाई से है जिन पर व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है। निजीकरण का मतलब समझ गए होंगे कि जिसमें आम व्यक्तियों का अपना अधिकार होता है, यानी गैर सरकारी संस्थाएं का यहाँ स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है। तो समझ गए होंगे कि व्यक्ति या गैर सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं नहीं है, उनका यहाँ पर प्रभुसत्ता होती है। और यह इकाई मूल्य के बदले वस्तु या सेवाओं की पूर्ति के लिए सरकारी नियमों के अधीन संचालित भी किए जाते हैं। यानी देखा जाए तो सरकार के अधीन भी ये कार्य करते हैं। इसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का मतलब साफ होता है कि अपना खुद का, प्राइवेट। जैसे कि आप कोई प्राइवेट काम करते हो तो वो आपका निजी है, ठीक है। इसमें सरकार का कहीं भी हिस्सेदारी नहीं रहती है, सिर्फ सरकार आपसे टैक्स वसूल सकती है इसके अंतर्गत। तो निजीकरण का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि व्यक्तियों का स्वयं का या गैर सरकारी संस्था जिसका अपना स्वयं का ही जो यहाँ पर है स्वामित्व होता है, जो स्वयं ही इसको चलाता है, उसे ही हम निजीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आप देख सकते हो जो आया है टॉपिक, निजीकरण या निजी क्षेत्र की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है। निजी या निजी क्षेत्र की विशेषता काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो यहाँ पर निजी उपक्रमों की स्थापना देश विदेश की व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता है निजी उपक्रमों की स्थापना देश या विदेश के व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा की जाती है। यानी अपने देश में भी कोई व्यक्ति जो है अपना प्राइवेट खोल सकता है, या विदेश के व्यक्ति भारत में आके भी अपनी संस्थाओं को खोल सकते हैं, तो वो निजी संस्थाएं ही कहलाएगा। ये विशेषता रहती है। इवन देखें तो उपयुक्त निजी उपक्रमों का निजी स्वामित्व भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि निजी उपक्रमों का निजी स्वामित्व भी यहाँ पर रखी जाती है। और देखा जाए तो ऐसे उपक्रमों का संचालन एवं प्रबंधन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी इसमें सरकारी व्यक्ति नहीं होते हैं, इसमें निजी व्यक्ति होते हैं जो अपना कार्य संचालन चलाते हैं। इसमें सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो निजीकरण का मतलब ही होता है अपना प्राइवेट, अपना जो होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने तथा उनकी पूर्ति करना होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कंपनियों के लाभ कमाना होता है। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने तथा उनकी पूर्ति करना ही निजी कंपनियों की अपनी विशेषता होती है। इवन देखें तो ये उपक्रम सरकारी नियमों एवं कानून के अनुसार संचालित जरूर होते हैं, लेकिन सरकार का यहाँ पर नियम जरूर चलती है। सरकार जो है इस पर रूल रेगुलेशन लगा सकती है, क्योंकि सरकार के नियमों के कारण ही जो है निजी कंपनियां चलाई जाती है। लेकिन सरकार इस पर जो है दबदबा अधिक नहीं डाल सकती है, सरकार का प्रभाव इस पर नहीं रहता है, क्योंकि ये आपका अपना निजी होता है। सरकार का दबदबा नहीं चलती, लेकिन सरकार का रूल रेगुलेशन को आपको यहाँ पर पालन करने की आवश्यकता हो जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो निजी व्यक्तियों के जो है सबसे अधिक इसमें यही महत्वपूर्ण बात रहती है कि इसमें सिर्फ लाभ कमाने के ही मकसद होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के साथ साथ इसमें लाभ कमाने की जो है गुंजाइश सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये निजी कंपनियां होती है और निजी कंपनियां जितना मर्जी लाभ कमा सके इससे कोई मतलब नहीं रहता। सरकारी कंपनियों में यही होता है कि समय प्रतिबंधित होती है, समय के अंतर्गत लोग करते हैं
और वहाँ पर अगर आप काम करो चाहे ना करो आपको तो सैलरी मिलती रहती है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में जितना काम कीजिएगा उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो आज सरकार निजीकरण के बातों पर ही अनुसरण कर रही है। आज बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो निजीकरण कर दिया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण या निजी क्षेत्र के उद्देश्य, यानी प्रासंगिकता काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निजीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखा जाए पहली तो निजीकरण का एक ही उद्देश्य होता है कि पूंजी निर्माण में तेजी, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निजीकरण का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक जो है धन लाभ कमाना। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि जो है पूंजी निर्माण में तेजी करना। कहते हैं जब लोगों का व्यक्तिगत धन उत्पादन और व्यापार में लगता है तो देश में पूंजी निर्माण तेजी से होती है, क्योंकि इसका व्यक्तिगत धन लगता है। तो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है तो पूंजी निर्माण तेजी से होती है। उद्योगपति एवं व्यापारी कमाए गए धन का पुण्य विनियोग करते हैं और इससे पूंजी में वृद्धि होती है। निजी क्षेत्र को उद्योग लाभ को उद्देश्य से चलाए जाते हैं, इसलिए पूंजी निर्माण होना स्वाभाविक बन जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूंजी निर्माण में तेजी करना कहते हैं निजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और ये देखा जाए तो उद्योगपति और व्यापारी इसमें जो है धन कमाने के लालसा से जो है इसमें सम्मिलित करते हैं अपने आप को, क्योंकि ये सरकारी विभागों के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। सिर्फ सरकारी विभाग का यहाँ पर रूल और रेगुलेशन लगती है। बाकी लाभ कमाना और संपत्ति लगाना सब पूंजी जो होते हैं आम व्यक्तियों के अंतर्गत होते हैं। इवन देखें दूसरा पॉइंट की तरफ तो कहते हैं व्यक्तिगत औद्योगिक क्षमता एवं साहस का उपयोग। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि व्यक्तिगत औद्योगिक क्षमता एवं साहस का भी उपयोग इसमें हम देख सकते हैं। कहते हैं देश का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास केवल उद्योग स्थापित कर देने से नहीं हो जाता है। हम कोई उद्योग लगा दें से इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे धन प्राप्त होगी, बल्कि औद्योगिक इकाई का कुशलता से संचालन भी आवश्यक है। कहते हैं कोई कंपनियां तभी चलती है जब उसको हम कुशलता से चलाएं। आज देखिए भारत में सरकारी विभाग इसलिए फेल होते चले जा रहे हैं, इसका कारण यही होता है कि इसको सही तरह से चलाया नहीं जाता है। और ये सबसे बड़ी सरकारी जो एजेंसियों की कमियां हैं। देखा जाए तो भारत में या तो सरकारी एजेंसी की बोलबाला है या उनकी कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ सरकारी एजेंसियां जो होती है सिर्फ धन कमाने में ही विश्वास रखती है। अगर आप कोई चीज़ बनवाने चले जाओ सरकारी तो आपकी जो है चप्पल घिस जाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियों में बेशकली धन लगती है, लेकिन काम से समय से पहले ही आपका काम जो है हो जाता है। लेकिन सरकारी क्षेत्रों में देखा जाए तो उसमें जो है बहुत लंबा समय लगता है। कहते हैं समय बीत जाती है फिर भी वो काम जो है समय रहते नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्तिगत औद्योगिक क्षमता एवं साहस का उपयोग इसमें की जाती है। इस दृष्टि से निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निजी उद्योगपति उद्योग को लाभपूर्ण स्थिति में एक पुण्य क्षमता से चलाने में प्रेरित होते हैं। देखा जाए तो इसका यही परिणाम निकलता है कि देश का तेजी से समृद्ध औद्योगिक विकास होता है। और देखिए कोई भी देश जो है औद्योगिक विकास अपना करना चाहता है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है निजीकरण का जो है बातों का अनुसरण करना। और भारत ने भी निजीकरण के जो है अनुसरण किया, जिसके कारण भारत में औद्योगिक क्षमता काफ़ी बढ़ी है और औद्योगिक विकास भी हमें देखने को मिला है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सार्वजनिक वित्त में अंशदान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक वित्त में जो है अंशदान की प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। सरकार को अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और इस धन की पूर्ति निजी क्षेत्र के उद्योग उत्पादन कर, आयकर, बिक्री कर और आयात निर्यात शुल्क आदि के रूप में करते हैं। सरकारी उद्योग तो प्रायः घंटों में ही चलते हैं और ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के सरकारी खर्च का सहारा लिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में अंशदान कैसे हो सकता है। कहते हैं आज सरकारी क्षेत्र जो होते हैं सिर्फ नाम मात्र का होता है। सबसे अधिक फायदा जो होता है प्राइवेट कंपनियों की होती है। आज देखा जाए तो इलेक्शन में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होती भी है तो निजी कंपनियों की होती है। सरकार को ये निजी कंपनियां इलेक्शन में बहुत धन देती है, जिनके कारण ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के समय में चल रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो है सरकार का अंशदान देना ही होता है, क्योंकि सरकार को जो है इलेक्शन में ये सारी कंपनियां अंशदान करती है, जिनके कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। इवन देखा जाए तो सरकार जो है इन पे और भी धन वसूलने के लिए उत्पादन कर, आय कर, विक्रय कर, आयात निर्यात शुल्क आदि
के रूप में भी सरकार जो है इनसे पैसा लेती है और सरकारी उद्योग प्राय घंटे में ही चलती है। कि सरकारी अगर उद्योग देखोगे तो ये तो कहते हैं इतने कमज़ोर होते हैं कि घंटों में ही चलते हैं और ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र ही सरकारी खर्च का सहारा होता है। आप समझ सकते हो कि निजी क्षेत्र ही सरकारी खर्च के लिए एक सहारा होता है। सरकारी उद्योग जो है बिल्कुल ही तहस नहस होती है। और अगली पॉइंट की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग। देश के समृद्ध नागरिकों के पास उत्पादन के दो महत्वपूर्ण साधन हैं, एक तो है भूमि, एक है पूंजी। क्योंकि देखा जाए तो आम नागरिकों के पास सिर्फ यही चीज़ हो सकती है, या तो भूमि होगी या पूंजी होते हैं। इसको उत्पादन कार्य में लगाने के लिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता होती है और ये लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से उद्योग स्थापित करते हैं और इससे राष्ट्र के ये व्यक्तिगत साधन बेकार नहीं पड़े रहते हैं। यानी देखा जाए तो निजीकरण के कारण जो सरकारी क्षेत्र में बेकार पड़े हुए चीज़ों का जो है यहाँ पर उपयोग हो जाता है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप देखिएगा कोई चीज़ है तो वो पड़ा हुआ है तो रखा हुआ है, चाहे वो सड़ जाए गल जाए, सरकारी विभागों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही चीज़ अगर प्राइवेट सेक्टर में रहती है तो प्राइवेट सेक्टरों को बहुत हानि उठानी पड़ सकती है और इसके लिए नुकसान भी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों के लिए अलर्ट रहती है, लेकिन सरकारी विभाग इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। कहते हैं निजी क्षेत्र के माध्यम से जब लोगों के व्यक्तिगत साधन उत्पादन में लगते हैं तो राष्ट्र के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना। कहते हैं निजी क्षेत्र के माध्यम से जब लोगों के व्यक्तिगत साधन उत्पादन में लगते हैं तो राष्ट्र के कुल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। जब आम व्यक्तियों के उत्पाद इसमें लगेंगे तो इसमें जो है काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगा। उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। उत्पादन में अगर वृद्धि होगा तो कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी हमें वृद्धि को देखने को मिल सकता है। इससे लोगों में संपन्नता आती है और उनका जो है जीवन स्तर ऊंचा उठता है, क्योंकि जितना प्राइवेटाइजेशन होगी उतना देश में जो है गरीबी दूर होगी। और गरीबी दूर करने का भारत में सबसे महत्वपूर्ण साधन यही है कि भारत में जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। क्योंकि सरकारी विभाग के कार्य तो हम जानते ही हैं, समझते ही हैं कि आज सरकारी विभाग में वही व्यक्ति जाना चाहते हैं जो अमीर हैं, क्योंकि उनको आराम वाली ज़िंदगी चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर बड़े लोगों को, अगर बच्चों को अगर पढ़ने की बात किया जाए तो हमेशा सरकारी स्कूल को ही दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो प्राइवेट जो है छोड़ के सरकारी जो है जगहों पर जाना पसंद करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि सरकारी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इसलिए वो प्राइवेट के दरवाज़ा खटखटाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। और जॉब की बात किया जाए तो उनको पता है कि प्राइवेट कंपनियां जो है जॉब में उनकी बुरी हालत कर देंगी, इसलिए वो सरकारी जॉब को ही महत्ता देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। इवन देखें तो बचत को प्रोत्साहन करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट बनता है कि बचत को प्रोत्साहन करना। देखा जाए तो निजी क्षेत्र लोगों की बचत करने की इच्छा एवं शक्ति में वृद्धि करते हैं, क्योंकि बचत को प्रोत्साहित करना ही हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है और भारत बचत करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। कहते हैं निजी क्षेत्रों की बचत करने की इच्छा एवं शक्ति में वृद्धि होती है जब देश के नागरिक अपनी बचत के धन को उद्योगों में भी नियोजित करने का अवसर पाते हैं तो वो अधिक से अधिक जो है बचत करने के लिए प्रोत्साहित भी होती हैं। साम्यवादी राष्ट्र की तुलना में पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जा सकती है। यानी देखा जाए तो साम्यवादी राष्ट्र की तुलना में पूंजीवादी एवं मिश्र अर्थव्यवस्था वाले देशों में बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा है, साम्यवादी में नहीं है। लेकिन पूंजीवादी और मिश्र अर्थव्यवस्था वाले देशों में बचत करने की प्रावधान सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण निजी क्षेत्र ही हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि बचत को प्रोत्साहन करना, और ये सब कहीं ना कहीं उदारीकरण के कारण ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखा है और भारत में भी
बचत करने की प्रावधान सबसे अधिक देखने को मिलता है। आम लोग भी इसी चीज़ का जो है प्रावधान करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहता है एग्जाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ पर आपको 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हो सकेंगे। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।